Hey guys, welcome to my YouTube channel A Finite Studio. Before starting, please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Also don't forget to press the bell icon. So मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ to make sure to टेल यू गाइज दैट ये जो वीडियो आप देखेंगे इसमें बेसिक्स होंगे, मतलब कि जो क्लास 12 से रिलेटेड है वो होगा। आगे की स्टडीज़ के लिए 3 टायर सिस्टम का डीप में हम लोग डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। मैं कल पोस्ट करूँगी वो वीडियो, उसमें हम लोग रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में बात करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट नॉलेज जो आप लोग को प्रोवाइड कर सकती हूँ मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, वो भी मैं डिस्कस करूँगी। बाय द टाइम watch this video also, if you have any doubt, any query, please you are free to ask me। मेरे सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो आप वहाँ पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जो मैंने नोट्स अटेस्ट किए हैं, एक नोट्स जिसे मैंने पढ़ाया है, एक है जो मेरे सेल्फ मेड नोट्स है, वो आपके मतलब रिवीजन में काम आ सकते हैं, बिकॉज वो सिनॉप्सिस है पूरे चैप्टर का। और वो नोट्स बेसिकली एक्सटेंडेड फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। वो एक्चुअली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो वो बेसिक से ऊपर ही है। तो आपको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करनी है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी, आई सॉर्ट इट आउट, जस्ट कम एंड आस्क मी। और कुछ और दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। रेस्ट प्लीज़ वॉच द वीडियो। थैंक यू। और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, तो आपको लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे कि क्या क्या मैं पढ़ाने वाली हूँ, क्या क्या मेरे होंगे आगे, क्योंकि मैं काफ़ी लाइव सेशंस भी करूँगी। सो आप लोग को अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्चुअली हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हम किसी भी मार्केट अगर जाते हैं, कोई भी सामान लेने, कोई भी सर्विस लेने, हम सैलून जाते हैं, हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स जाते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि सामान खराब हो गया, सर्विस मुझे अच्छी नहीं मिली। तो इन सब से बचने के लिए या इन सब से प्रोटेक्शन लेने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में जाते हैं, जहाँ पे हम लोग को मदद मिलती है लोगों से। तो इसीलिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कि हम जो भी गुड्स और सर्विसेज लेते हैं, तो उससे अगर हम लोग को कोई हानि पहुंचती है, कोई नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा और कहाँ हम लोग उस चीज़ के लिए हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन, अपनी याचिका दर्ज कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, क्या क्या ऐसे कंटेंट्स हैं जिस पे हम लोग का मेन फोकस रहेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि क्यों हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं, क्या है ऐसी नीड। फिर हम लोग नीड पढ़ेंगे। नीड और इम्पोर्टेंस एक तरह से एक ही बात हो जाती है। फिर आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोई भी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं अगर हमारे साथ अनफेयर मीन से कोई भी मैलिफाइड इंटेंशन से कह सकते हो, या कोई भी ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है। फिर हम लोग के राइट्स क्या है एज अ कंज्यूमर हमारे बहुत सारे राइट्स हैं, तो वो क्या है। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर हम कंज्यूमर बन के किसी डिपार्टमेंटल स्टोर, किसी सैलून, किसी भी शॉप में जाते हैं, तो हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर हम लोग को इन्फ्रिंज किया जाता है, हम लोग के राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाता है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो इन्फ्रिंज की जाती है, तो उससे हमें रिलीफ या रेमेडी क्या मिलती है। अब ये सब तो समझ लिया कि ये मिलता है, ये राइट्स होता है, ये एक्ट होता है। इन सबको काम करने के लिए एक रिडेसल एजेंसी बनाई गई है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे है। तो ये रिड्रेसल एजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। क्योंकि हम कंज्यूमर हैं, हम एक नॉर्मल बायर हैं, हमें लॉ नहीं पता है।
नॉर्मल इंसान को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में नहीं पता है, उन्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है, उन्हें अपनी ड्यूटीज़ के बारे में नहीं पता है। तो ये सारी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, जिससे हम लोग कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि आपके साथ गलती हुई तो आप ये कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है। फिर हम लोग कुछ चैप्टर से रिलेटेड डिस्कशंस भी करेंगे कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या डीप में हो सकती हैं चीज़ें, जो चीज़ें 12th बेसिस पे इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपके आगे के चैप्टर्स के लिए, मतलब आगे की स्टडीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हम इतनी देर से बात कर रहे थे कि ये है, राइट्स है, एक्ट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है? जब हम एज अ कंज्यूमर कोई भी गुड या कोई भी सर्विस ले रहे हैं, उस सर्विस को लेते समय हमारे साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब कि कोई गलत इरादे से हमें ये चीज़ दी गई। फॉर एग्जाम्पल, एक ए पर्सन है, ठीक है, बी पर्सन के पास गया, वो उसने कहा मुझे 1 kg चावल दे दो। ठीक है भैया, उसने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ। उसने क्या किया, उसने उठा के एक्सपायरी डेट के चावल इनको दे दिए ए को। अब क्या हुआ, ये तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई, एक्सपायरी डेट है। तो ए क्या करेगा, ए जाएगा कंज्यूमर फोरम के पास और एप्लीकेशन देगा, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मेन मुद्दे की बात क्या होती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक ऐसा मीन्स है या ऐसा एक वो है, वर्ड है कि जो प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरेस्ट को, हमारे कौन, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को, ताकि हम लोग किसी गलत उसमें ना फंस जाए। कभी कभी बहुत सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है जिसकी वजह से हम कंज्यूमर्स को नुकसान हो जाता है, तो वो होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फिर आता है नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हमें क्यों ज़रूरत है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की? हम क्यों बोल रहे हैं कि नहीं, अगर हम कंज्यूमर हैं तो मेरी कोई ना कोई प्रोटेक्शन होनी चाहिए? बहुत सारी पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेट कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइज नहीं है। अब इसका मतलब समझिएगा, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है, इस वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना। आपके मन में आएगा कि भैया पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या मतलब है? भैया गरीबी होगी, अगर किसी के पास काम नहीं होगा तो वो कैसे समझ पाएगा, कैसे वो कोई सामान ले पाएगा, उसको कैसे पता चलेगा कि हमें ये सामान लेने से ये हानि हो सकती। गरीब लोगों को तो सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है इन सब चीज़ों के लिए। इलिटरेट कंज्यूमर का मतलब ये नहीं होता है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है। इलिटरेट कंज्यूमर यहाँ मतलब होता है कि उनको अपने राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। आप पढ़ रहे हो इसलिए आपको इन सब की नॉलेज है, लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसको इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, तो वो इलिटरेट कंज्यूमर कहलाता है। यहाँ पे ये याद रखिएगा, वर्ड्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आप इलिटरेट पर्सन लिखेंगे तो दैट इज रॉन्ग, हमें इलिटरेट कंज्यूमर लिखना है इसमें, क्योंकि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इलिटरेट तभी कहलाते हो जब आपको अपने राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में नहीं पता होता है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइज्ड इसलिए नहीं होते क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें नहीं बताती हैं सही चीज़ें, हम लोग जो सुनते हैं वही कर देते हैं। तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं की गई ताकि हम लोग कंज्यूमर्स को अवेयरनेस क्रिएट करने का मौका मिले। हम लोग के बीच में जो हम लोग कुछ भी सामान लेते हैं, कोई भी सर्विस लेते हैं, तो हमें पता है कि अगर इससे गलत होता है तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने पढ़ा था, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट केस, बट एक लेडी थी, वो मैकडी गई थी और कॉफ़ी गिर गई थी। सो उस टाइम पे क्या हुआ था, उसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसने मैकडी के अगेंस्ट कंप्लेन कर दी थी, एंड मैकडी हैड टू पे द पेनल्टी बिकॉज कॉफ़ी वॉज टू हॉट एंड उनको चोट लग गई थी उसकी वजह से। तो ये सब चीज़ें हमें तो पता नहीं होंगी अगर हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इसीलिए ज़रूरी होता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट की जाए जिससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन अवेयरनेस क्रिएट की जाए।
फिर हम लोग बात करेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, क्यों हम लोग को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ना चाहिए, ये सब बात कर रहे थे। अब एक्ट क्या होता है? तो बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसा लॉ बनाया गया है जो प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है किसके? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। अब प्रोटेक्ट और प्रमोट का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग कोई भी शॉप जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे इंटरेस्ट को अगेंस्ट द बायर, सॉरी द सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। प्रमोट इसलिए कर रहा है, अवेयरनेस क्रिएट करके प्रमोट कर रहा है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इनैक्ट किया और ये 24 दिसंबर 1986 को कमेंस हुआ था। कमेंस होने का मतलब है कि इनटू फोर्स आ गया था, इस दिन से शुरू हो गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। फिर हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंस में। बेसिकली होता क्या है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगर हम लोग कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अलग डिफरेंस होता है। अगर हम एज अ कंज्यूमर सोचें तो सबसे पहली चीज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कंज्यूमर इग्नोरेंट है अपनी राइट्स और ड्यूटीज के लिए। हमें नहीं पता है अपनी राइट्स और ड्यूटीज, हमें पता है लेकिन हम लोग उन राइट्स और ड्यूटीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स, मतलब कि उनको ऑब्वियस सी बात है कुछ पता ही नहीं है, तो वो सही तरीके से कुछ ले नहीं सकेंगे। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, मतलब कि बहुत ज़्यादा इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। हम एज कंज्यूमर बहुत एक्सप्लॉइट होते हैं। आपने देखा होगा देयर आर वेरियस एडवर्टीजमेंट्स विच आर क्रिएटेड विद द पॉइंट ऑफ व्यू टू ग्रैब योर अटेंशन, और आप बस उसको देख के लगे कि यार ये मैं खरीद लूँ, ये मेरे को चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बिजनेस का है इसमें। अगर हम लोग मान लो एक बिजनेस फर्म है, ठीक है, ABC लिमिटेड है, ठीक है। अब ये फर्म जो है ये अडल्ट्रेशन बहुत करती है अपने प्रोडक्ट्स में, तो क्या ये चल पाएगी? क्या कंज्यूमर्स इनका सामान लेंगे? वो यही कहेंगे यार इसमें बहुत सारी मिलावट है, ये हम लोग के लिए अनहेल्दी है, लेट्स नॉट बाय दिस प्रोडक्ट, राइट? तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इनका इनमें खराब हो जाता है। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़रूरी होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें उनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जा रहा है। अब सेकेंड पॉइंट आता है बिजनेस यूजेस रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी का ही आप पानी ले रहे हो, सोसाइटी की बिजली ले रहे हो, सोसाइटी में मतलब कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हो वो एक्चुअली हम सोसाइटी, हम लोगों के लिए, हम लोगों को प्रोवाइड करने के लिए हम ही लोग का सामान यूज किया जा रहा है। तो बिजनेस के पास एक ऑब्लिगेशन होती है, कह सकते हैं, कि कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन को, कंज्यूमर्स के राइट्स को आप प्रोटेक्ट करें, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट करें, प्रमोट करें। मॉरल जस्टिफिकेशन, मॉरल जस्टिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे कि एक नहीं होता है कि ऑब्वियस सी बात है, हम अगर कंज्यूमर को दे रहे हैं कोई चीज़ तो कंज्यूमर यही सोचेगा ये दे रहे तो अच्छा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू वेरी बेसिक एग्जाम्पल फॉर दिस। नाइकी ले लो, नॉर्मल ब्रांड ले लो। आप नाइकी के शोरूम में जाओगे, आप यही सोचोगे अरे यार नाइकी का है, वो क्वालिटी तो अच्छी होगी। एंड व्हेन यू गो टू अ नॉर्मल शॉप यू थिंक ट्वाइस बिफोर परचेजिंग एनीथिंग विच इज अबव योर बजट। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बंदे को पता होता है कि यार अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो सामने वाला ये सोच के चल रहा है कि भैया प्रोडक्ट अच्छा होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, तभी वो परचेज करेगा। अब अगर हम लोग क्वालिटी में ही कुछ घपला कर दे तो ऑब्वियस सी बात है एक टाइम के बाद वो सही नहीं रहेगा। तो मॉरल जस्टिफिकेशन इसमें ये कहता है। फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब ये गवर्नमेंट इंटरवीन कब करेगी?
बेसिकली ये तब इंटरवेंशन आता है जब आप कहीं पे भी कंज्यूमर्स के राइट्स को या इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करते हो, दैट मीन्स आप अनफेयर मीन्स से अपना बिजनेस चला रहे हो, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। क्योंकि पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक का पैसा है, नॉर्मल पब्लिक के रिसोर्सेज हैं, सब कुछ पब्लिक का है। तो आप पब्लिक को ही अगर उल्लू बना रहे हो तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। अगर आप सही चल रहे हो तो गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैगी का इतना बड़ा हुआ था, तो यू कैन सी दिस कि मैगी की वजह से गवर्नमेंट ने मैगी को कितने टाइम के लिए बैन कर दिया था, क्योंकि वो हमारे अनफेयर मीन्स के हिसाब से अगर देखें, अनफेयर मीन ट्रेड प्रैक्टिसेस के मद्देनजर रखते हुए हमने देखा था कि मैगी में बहुत सारे ऐसे अडल्टरेटेड आइटम्स थे जो हम लोग के सोसाइटी में बहुत हार्म कर सकते थे उनकी हेल्थ को लेके। तो गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और उन्होंने मैगी को बैन कर दिया। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जितना कम हो उतना अच्छा है, हमारी बिजनेस की रेपुटेशन बनी रहेगी। और बिजनेस की रेपुटेशन तब बनी रहेगी जब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लाइटली नहीं लेंगे एज अ बिजनेसमैन। तो ये था इम्पोर्टेंस। अब आते हैं फीचर्स। तो बेसिकली फीचर्स क्या होते हैं एक्ट के, यहाँ पे हम एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सर्टेन राइट्स हम लोग को मिले हैं, प्रोटेक्शन मिला है, 3 टायर सिस्टम, इसमें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल में आता है 3 टायर सिस्टम रेमेडी के लिए। मतलब अगर हम एक कंज्यूमर है, लाइक फॉर एग्जांपल ए को कोई प्रॉब्लम हुई है किसी शॉप से, ठीक है, उसने गलत सामान दे दिया, एक्सपायरी दे दिया, कुछ भी XYZ प्रॉब्लम हुई, तो ए जा सकता है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ तो स्टेट में, स्टेट में नहीं हुआ तो नेशनल में। और इनके अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस है कि हम कब डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, कब हम स्टेट में जा सकते हैं, कब हम नेशनल में जा सकते हैं, और अगर इन तीनों से बात नहीं बनी तो कब हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका अपनी दर्ज कर सकते हैं। फिर आता है लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स। बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लीगल लॉज बनाए गए हैं, जो कि ये सब हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, essential commodities, agriculture produce, grading and marketing, prevention of food adulteration, standard of weights and measures, एंड ट्रेडमार्क एंड कंपटीशन एक्ट। स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स का अब लीगल मेट्रोलॉजी हो गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा आपको बता देंगे कि ये एग्जैक्टली एक्ट्स क्या है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारे कंज्यूमर्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए, उसको उसके अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसलिए इसमें इंक्लूसिव है क्योंकि कोई भी बंदा अगर ऑफर दे रहा है और सामने वाला उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है तो हमारा इधर एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में जब लीगल बाउंडेशंस आ जाती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। हेंस जब आप किसी शॉप में जाते हो एज अ कंज्यूमर, तो सामने वाला आपको चीज़ें ऑफर करता है, आप वो चीज़ एक्सेप्ट करते हो और वो लीगल मीन से हो रहा है, मतलब लीगली वो सही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इम्पॉर्टेंट है। सेल ऑफ गुड एक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो सेलर होता है उसके हिसाब से काफ़ी सारी ऐसे राइट्स है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सेलर की तरफ से जो उसे निभानी होती है एज पर लॉ। तो सेल ऑफ गुड एक्ट इसके बारे में है। असेंशियल कमोडिटीज़ मतलब कि कौन कौन सी कमोडिटीज़ हमारी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अंडर आती है, किसका प्राइस क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग मतलब कि जो भी प्रोडक्ट होता है हमारा एग्रीकल्चर, उसकी ग्रेडिंग होती है। आपने सुना होगा नया चावल पुराना चावल, आपने बहुत सारी नया आलू पुराना आलू, ये सब चीज़ें बहुत सुनी होगी आपने। ये ग्रेडिंग और मार्केटिंग के अंदर आता है। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन में क्या होता है, मिलावट। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। जैसे कि जूसेस होते हैं, जूसेस के पैक में बहुत सारे एडेड कलर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है जो शायद हम लोग के लिए अनहेल्दी हो सकता है, तो उससे बचने के लिए ये एक्ट है।
स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर की जगह लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट आया है, जिसमें आपका ये होता है अगर ये 2 किलो चावल है तो ये 2 किलो ही होना चाहिए, ये 1 किलो या 1.5 किलो या 1.25 किलो नहीं होना चाहिए, वो आपके लिए अनफेयर मीन्स होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने मांगा मुझे 2 किलो आटा चाहिए, अब आपको आटे की थैली दे दी गई, ठीक है, 2 किलो की, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 1.5 किलो आटा है, वो चीज अनफेयर मीन्स में आएगी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएगी। तो यहाँ पे लीगल मेट्रोलॉजी के अंडर ये सब आता है। ट्रेडमार्क एक्ट इसलिए आता है क्योंकि आपका ट्रेडमार्क उसमें होता है, जो भी दिया जाता है FCCI फूड कॉरपोरेशन लिमिटेड, आई डोंट रिमेम्बर द फुल फॉर्म एक्चुअली, FCCI वाला होता है, वो टैग होता है, तो वो जाता है। और कंपटीशन एक्ट इसलिए होता है ताकि इसमें एक चीज याद रखिएगा, कंपटीशन एक्ट बेसिकली इसलिए हम लोग का दिया जाता है क्योंकि एडवर्स एप्रिशिएबल इफेक्ट ना जाए हमारे कंपटीशन में। क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो प्राइस वॉर करते हैं। जैसे जियो आया, जियो की वजह से आइडिया वोडाफोन के और बहुत सारे सिम्स थे, उनके प्राइस बढ़ गए थे, तो ये कंपटीशन क्रिएट हुआ। अगर ये सब लोग मिल जाएंगे, कार्टेल क्रिएट कर लेंगे, तो कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट आएगा, उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे कंज्यूमर्स पे जाएगा। फॉर एग्जांपल आईफोन, आईफोन का एक सेट है, बार सेट है कि इतने में ही आईफोन बिकेगा, तो अगर प्राइस वॉर होती है, अगर कोई कार्टेल कर लेता है, तो उससे हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा इफेक्ट जाता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स समझ आ गया होगा अच्छे से कि क्या है। फिर आते हैं कंटेंट्स डिस्कस। तो इसमें क्या क्या हम लोग एग्जैक्टली आगे पढ़ेंगे, हम लोग कंज्यूमर राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, रिलीफ या रेमेडीज जो अवेलेबल है वो पढ़ेंगे। अब आते हैं कंज्यूमर राइट्स की तरफ। ये बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने बचपन में भी पढ़ा है। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इंफॉर्म्ड, राइट टू चूज, ये 2 बार लिख गया, आई एम सो सॉरी। राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब इसके बारे में मैं बताती हूँ। राइट टू सेफ्टी मतलब कि अगर आपको कोई भी अडल्टरेटेड प्रोडक्ट मिल रहा है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, या आप किसी हेयर सैलून में जाते हैं और आपने केराटिन करवाया और केराटिन करवाने से आपके बालों में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उन सब से बचने के लिए राइट टू सेफ्टी दिया है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मतलब कि अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, कोई भी ऐसी सर्विस ले गए हैं जिसमें प्रिकॉशंस बहुत मैंडेटरली फॉलो करने हैं। फॉर एग्जांपल एक था केस लॉ, बहुत इंटरेस्टिंग केस लॉ था, उसमें क्या था, उसको बताया गया था कि अगर आप ये ऐसी चीज़ कर लेंगे तो आपको ये मिलेगा, तो उसने किया डायरेक्शंस के हिसाब से, लेकिन वो एक पॉइंट करना भूल गई जिसकी वजह से उसकी स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया। तो अब क्या हुआ, वो गई कंज्यूमर फोरम के पास, तो वहाँ पे जिसने भी ये रिलीज किया था उसके ऊपर ये हुआ कि आपने इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी कि इसको ऐसे यूज़ करना है, या आपने कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स क्यों नहीं स्पेसिफाई किए कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में कभी कभी होता है आप डायरेक्ट प्लग इन करते हैं तो आपको करंट लग सकता है, तो ये चीज़ अगर आपको सेलर ने नहीं बताई तो सेलर ये इस चीज़ के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपको करंट लगेगा तो आप जाके कंज्यूमर के फोरम में कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड के अंडर आपका ये राइट था और आपको ये राइट आपका इन्फ्रिंज किया गया है सेलर के थ्रू। राइट टू चूज मतलब सेलर आपको नहीं बता सकता कि मैम आप ये लीजिए, मैम आप वो लीजिए, आपको जो सही लगता है वो लीजिए। आपको अगर कोई एक पर्टिकुलर शैम्पू सूट करता है तो आप वही लीजिए, ज़रूरी नहीं है जो सेलर बता रहा है आपको वही लेना है। राइट टू बी हर्ड मतलब कि अगर आपके साथ कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई है, कोई भी कंज्यूमर इन्फ्रिंज हुआ है, कोई भी, जैसे कभी कभी होता है कम्युनिटी इन्फ्रिंज होती है, कम्युनिटी इस सेंस में मैं बोल रही हूँ 5-6 कंज्यूमर्स को मिलके एक ही चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई,
अब उनके प्रॉब्लम सुनने वाला कौन है? राइट टू बी हर्ड, उनकी भी चीज़ें सुनी जा सकें, ये एक राइट होता है। राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हम किसी फोरम के पास जा सकते हैं और उनसे हम लोग याचिका दर्ज कर सकते हैं, या हम लोग कंप्लेंट, एप्लीकेशन, पिटिशन जो भी फाइल करनी है वो हम लोग फाइल कर सकते हैं। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन मतलब कि हमारा अधिकार है कि हम एज अ कंज्यूमर एजुकेटेड रहें। मत एजुकेशन का इधर मतलब ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो। एजुकेशन का मतलब ये है कि आपको एज अ कंज्यूमर अपने राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रेमेडी या रिलीफ आपको पता हो, आप एजुकेटेड हो एज अ कंज्यूमर। तो ये है हमारे कंज्यूमर राइट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस इजी है। अब आते हैं हम लोग कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। हम एज अ कंज्यूमर किस जगह रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? हमारे पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए हमें। हम अगर कोई भी चीज़ खरीद गए हैं, कहीं हमारे साथ अनफेयर मीन्स हुआ है, तो हमें उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। बिना उसकी नॉलेज के हम कैसे बोल देंगे? स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, मतलब कि जो भी हम लोग ले गए हैं उसमें ना लिखा होता है कि प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, जैसे कि मैंने अभी बताया। अगर उसमें लिखा है कि आपको पहले पानी बॉईल करना है, फिर आपको मैगी डालनी है, फिर आपको टेस्ट मेकर डालना है, तो ये इंस्ट्रक्शंस हम लोग के मेंशन्ड होते हैं। अगर आपने वो इंस्ट्रक्शन फॉलो ना करके दूसरे से बनाया और वो अच्छा नहीं बना, तो इसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा या मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि उसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शंस मेंशन थे। फिर रीड लेबल केयरफुली, ये इसीलिए लिखा गया है क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शंस, इंग्रेडिएंट्स सब कुछ मेंशन होता है। आस्क फॉर कैश मेमो, कैश मेमो मतलब रसीद मांग लो। कोई भी खरीदारी कर रहे हो रसीद ज़रूर ले, क्योंकि क्या होता है, आपने लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी सामान लिया, उसको आपने 10 दिन के बाद यूज़ किया। अब आपके कोई प्रॉब्लम आई, आप गए सेलर के पास, सेलर ने कहा अच्छा मैम आपने 10 दिन बाद यूज़ किया, बहुत अच्छी बात, लेकिन क्या आपके पास कैश मेमो है, क्या आपके पास रसीद है उस चीज़ की जो भी आपने प्रोडक्ट लिया है? तो कहेंगी नहीं। तो वो कहेंगे कि हम कैसे मान लें कि आपने ये प्रोडक्ट हमारी दुकान से खरीदा है? सो ये एक प्रॉब्लम आती है, एक एविडेंस के तौर पे यूज होता है। दूसरा क्या, कैसे हम लोग कैश मेमो का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? क्या होता है, जब आप प्रोडक्ट लेते हो, प्रोडक्ट लेने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको याचिका या कोई भी कंप्लेन कुछ भी आपको अगर डालनी रहेगी, वो 30 डेज के अंदर आप रिड्रेसल एजेंसीज को सीक कर सकते हैं। सीक करना मतलब कि आप उनके पास जाके एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो ये एज एन एविडेंस आपका सर्व करेगा कि आपने इस डेट को लिया था और इस डेट से इस डेट के दौरान हमने यहाँ यूज़ किया और ये हो गया मेरे साथ। तो एक एविडेंस के तौर पे बहुत अच्छा होता है। ऑनेस्ट इन डीलिंग, ऑब्वियसली डीलिंग्स हमारी ऑनेस्ट होनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि हम अगर इलीगल मीन से कर रहे हैं कोई चीज़, या हमें कोई चीज़ पता है लेकिन हम तब भी वो चीज़ ले रहे हैं कि ये चीज़ नुकसानदायक है, तब भी हम ले रहे हैं, हम लोग सोचेंगे देखा जाएगा इनके ऊपर लगा देंगे, वो नहीं कर सकते। डीलिंग भी ऑनेस्ट होनी चाहिए। कंज्यूमर सोसाइटी एक फॉर्म करें ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, वहाँ पे बात कर सकते हैं, लोगों से हेल्प ले सकते हैं कि क्या किसी को और को भी प्रॉब्लम, तो मिलके हम लोग एप्लीकेशन लगा सकते हैं। बी इको फ्रेंडली, ऑब्वियसली अगर आपको एक्सप्लॉइटेशन हुआ है तो आप कंप्लेन फाइल करिए, बैठिए नहीं। अगर आप एक्सप्लॉइट हुए हैं तो आप तुरंत जाके कंप्लेन फाइल करेंगे। तो ये हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमें निभानी पड़ती हैं एज अ कंज्यूमर। फिर आता है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हम किस तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो कर सकते हैं? सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेसमैन खुद ही अपनी तरफ से रेगुलेशंस कर रहा है।
बिजनेस एसोसिएशंस ऐसी हैं जो क्रिएट हुई हैं इसी चक्कर में। कुछ कुछ होती हैं बिजनेसमैन, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ही बने होते हैं, वो यही काम करते हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट करना, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना, गवर्नमेंट को अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना कि कंज्यूमर, ग्राहक जागो, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी दे सकता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। बिफोर लीविंग मैं यहाँ पे 2 फाइल्स अपलोड करूँगी। एक फाइल यही वाली होगी, दूसरी फाइल हमारी एक मेरे खुद के सेल्फ नोट्स हैं, ठीक है। इस नोट्स में एक चीज़ याद रखिएगा, ये वाले जो नोट्स होंगे मेरे सेल्फ नोट्स, ये पूरे एक्ट के तहत हैं। इसमें सब कुछ एक्ट से रिलेटेड होगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा जो बहुत कुक्ड अप स्टोरीज या कह सकते हो, क्योंकि बैरक से सीधा सीधा मैंने पढ़ा है इसको। तो अगर आप 12th के आगे वाली स्टडीज़ के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बेसिकली CS के चैप्टर में भी है, ये BCom में भी काम आ सकता है, आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये 2 नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यू आर फ्री टू आस्क, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल। मेरी इंस्टाग्राम ID दी गई है डिस्क्रिप्शन में, मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। दूसरी चीज़, मैंने शुरू किया है एक मेंबरशिप जिसमें मैं एक्स्ट्रा वीडियोस डालने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें मैं आप लोग की हेल्प करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग की ग्रोथ हो, आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो, और एक्सक्लूसिव वीडियोस आएंगी, बहुत सारे ऐसे सेशंस होंगे जो उनसे ही रिलेटेड होंगे। तो अगर कुछ हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, and please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Also my YouTube channel name is changed from Sadhvi Mishra to A Finite Studio AF, so kindly share it with your friends, जिनको नीड है उनको ये भेजिए, उनको बताइए कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट और कितना इजी है। बाकी मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी और आप लोग से कनेक्टेड रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।